गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि आपको न्यू प्रोसीजर अकॉर्डिंग्स स्टेट्स आपको फ़ंड रिलीज़ नहीं करेगा। आपको एक एलोकेशन लिमिट दी जाएगी जो आपके न्यूली ओपन बैंक अकाउंट HDFC बैंक में रिफ्लेक्ट होएगी। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके वो HDFC बैंक GDBC जीरो बैलेंस सब्सिडीज अकाउंट्स को इंटीग्रेट करना है PFMS में, जो आपके स्टेट अकाउंट के साथ लिंक होएंगे। तो ये वर्क बेसिकली स्टेट करेगा कुछ ना कुछ वर्क ऐसा है कि जो आपको नहीं समझ आएगा। उसके बाद जैसे वो अकाउंट्स वहाँ से वैलिडेट होंगे बैंक से, उसके बाद आपके लॉगिन में आपको वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये है कि आपको जो ड्राइंग लिमिट मिलेगी उसको यूज़ कैसे करना है PFMS में। तो बेसिकली आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारा वर्क जो आपके एडमिन आईडी से होएगा। सपोज़ कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट को कोई एलोकेशन मिलेगी तो डिस्ट्रिक्ट अपनी एडमिन आईडी में लॉगिन करेगा और फिर अपने चाइल्ड एजेंसीज़ को वो एलोकेशन देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके स्टेट के एडमिन आईडी में लॉगिन करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि करना क्या है और किस तरह से ये एलोकेशन दी जाएगी और कौन से ऑप्शन को यूज़ करके ये एलोकेशन में आपको रिफ्लेक्ट होगी। तो जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको जैसे एजेंसी शो करेगी ऐसे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे मास्टर में ड्राइंग लिमिट्स फॉर एजेंसी। यहाँ पे जाओगे, सेम प्रोसीजर आपने अडोप्ट करना है। यहाँ पे स्कीम आपको सिलेक्ट करनी है HR 57, ये स्कीम है, ये सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे कि मैं स्टेट आईडी में लॉगिन कर रखा हूँ, मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रखा है। अगर आप स्टेट लॉक करोगे डिस्ट्रिक्ट आईडी में एडमिन आईडी में लॉगिन करोगे तो आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है और PSC के लिए पंचायत लेवल सेलेक्ट करना है। तो मेरे जैसा डिस्ट्रिक्ट लेवल मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हरियाणा आप सेलेक्ट करोगे, हरियाणा, यहाँ पे हरियाणा। उसके बाद आपको जब सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद ऐसे आपको एजेंसीज ये रिफ्लेक्ट करेंगी। स्टेट नोडल अकाउंट है, उसकी टोटल लिमिट जो इसको लिमिट असाइन हुई है, ये सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे असाइन शो कर रही है मेरे को, जिनको मैं लिमिट देनी है। अभी मेरे पास टोटल लिमिट जो लिमिट थी 1,18,00,000 थी, जिसमें से 1,10,00,000 की लिमिट स्टेट लेवल पे एक्सपेंडिचर लिमिट है कि एजेंसी इतना मतलब खर्चा कर सकती है। इसमें से इसके पास जो अभी बची हुई लिमिट ये है 55 लाख रुपए की, ये शो हो रही है यहाँ पे। तो लिमिट जो मेरे पास अभी चाइल्ड एजेंसी को मीन्स डिस्ट्रिक्ट को देने के लिए सिर्फ 8 लाख है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब मुझे लिमिट देनी होगी, अभी तक क्या होता था कि जो डिमांड अभी आती थी आपकी स्टेट पे, उसमें क्या होता था आप कंसोल डिमांड भेज देते थे कि एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट की डिमांड 1 करोड़ रुपीज़ है। तो अभी आपको डिमांड तो वही वैसे ही देनी है, पर आपको हमें ये भी बताना पड़ेगा स्टेट्स को कि वो कितना अमाउंट 1 करोड़ में से सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही खर्च करेगा, क्योंकि ये न्यू प्रोसीजर में ये मुझे ही स्टेट ही डिफाइन करेगा कि आपका 1 करोड़ में से कितना अमाउंट एक्सपेंडिचर लिमिट आपकी होगी। तो यहाँ पे 1 करोड़ रुपए सपोज कि मैं पंचकुला को 1,000 पे एंटर करता हूँ, ठीक है। ये पंचकुला है, ये शो कर रहा है यहाँ पे। और अब इसका 200 रुपये इन्होंने यहाँ पे खर्च करने हैं, 200, तो ये मैंने यहाँ पे एंटर कर दिए इसके, ठीक है। तो ऑटोमेटिक देखोगे 800 रुपीज़ लिमिट फॉर चाइल्ड एजेंसी। तो 800 रुपये की लिमिट जो है इसकी एजेंसी में शो करे रिफ्लेक्ट करेगी, जिसको ये फर्दर अपने GH SDH और CSC PSC को एलोकेट कर सकता है। तो आपको न्यू प्रोसीजर न्यू एलोकेशंस बजट डिमांड के लिए फॉर्मेट में हमने आपको शेयर कर दिया गया है और एक पर्सन आपको समझा भी रहा है कि करना कैसे है। फॉर द टाइमिंग अगर मैं करता हूँ कि ये 1,000 पे यहाँ पे डाल देता हूँ तो क्या होगा, ये 0 हो गया यहाँ पे। तो मीन्स कि अब चाइल्ड एजेंसी, तो जैसे ही मैंने 1000 उसमें डाला, यहाँ पे देखोगे तो 1000 उसकी टोटल लिमिट एक्सपेंडिचर में इतनी है, चाइल्ड एजेंसी कुछ नहीं था, तो ये लिमिट उसको रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब हम चलते हैं कि इस एजेंसी में लॉगिन करते हैं, देखते हैं कि ये इस एजेंसी के में कहाँ शो करेगा इसको। तो मैंने एजेंसी को लॉगिन करता हूँ इसको, ये एजेंसी का लॉगिन हो गया है यहाँ पे।
पंचकुला। तो यहाँ पे कहाँ जाना है, मास्टर ड्राइंग लिमिट ऑफ एजेंसी, ये पंचकुला एकेडमी आईडी में लॉगिन है। तो मैं यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट करता हूँ पहले HR57। उसके बाद स्कीम सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट करने के बाद इसकी रैकी लेवल डिस्ट्रिक्ट्स और यहाँ पे हरियाणा, तो ये सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सर्च। तो ये देखोगे कि आपको इसका एजेंसी में ये लॉगिन करने के बाद रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे कि ये अकाउंट है इसका, ये इसकी लिमिट है, टोटल एक्सपेंडिचर लिमिट 40 है और बैलेंस लिमिट अभी कोई खर्चा नहीं करा है, बैलेंस 0 है। इसका ये जो एजेंसी का है ZBC अकाउंट है, मतलब कि जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट्स है। तो ये अपना 1000 रुपये दिखा सकता है, जीरो बैलेंस नहीं रहता। सपोज़ कि ये गलती से डल गया है पेरेंट से, आपको बाद में पता चला कि नहीं रेक्टिफाई करना है, तो रेक्टिफाई करने का राइट भी उसके एडमिन के पास है। तो चाइल्ड कोई राइट नहीं है यहाँ पे कि वो उसको रेक्टिफाई कर पाए। तो उसके पेरेंट में लॉगिन करते हैं। तो फिर पेरेंट में सेम प्रोसीजर जाएंगे, ड्राइंग लिमिट फॉर मास्टर में एजेंसी में जाएंगे, स्कीम सेलेक्ट करेंगे HR57, रैकी लेवल डिस्ट्रिक्ट्स और हरियाणा और सर्च कर देते हैं। अब आपको दिख रहा है कि 1000 रुपये यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो इसको रेक्टिफाई करना है। आपको करना क्या है, अगर आपको ये इस अमाउंट को 0 करना है तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा माइनस। तो -1000 तो मैंने किया। तो उसके बाद देखोगे आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने वो लिमिट दी थी उसको, लिमिट बैलेंस लिमिट फॉर चाइल्ड एजेंसी, तो 79,900 की हो गई है। तो अभी ये प्रोसेसिंग कर रहा है। फिर ये कुछ एरर आया साइड पे, बैलेंस लिमिट जो है आपकी 0 हो गई है। यहाँ पे जो एजेंसी के लिए है, यहाँ पे 8 लाख रुपए हो गया। तो यह प्रोसीजर है कि आपको जो सरने के अंडर लिमिट एलोकेशन करनी है। मैं दोबारा समझा देता हूँ। सब एजेंसी में कॉमन ऑप्शन होएगा, मास्टर ड्राइंग लिमिट फॉर चाइल्ड एजेंसी में होएगा। वहाँ पे जिस रैकी को आपको स्कीम सेलेक्ट करनी है, हरियाणा के लिए HR57 है, रैकी लेवल किस लेवल पे आपकी एजेंसी रजिस्टर्ड है और उसका स्टेट का नाम। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जिस भी अपनी चाइल्ड एजेंसी है जो बिल्कुल आपकी पेरेंट है, सब पेरेंट नहीं, जो पेरेंट है उसकी एक्सपेंडिचर लिमिट भी आप ही सेट करोगे ऑन द स्पॉट। ये नहीं है कि पहले क्या करते थे, पैसे देते थे, फिर एजेंसी की मर्जी होती थी कितने पैसा उन्हें अपने पास रखना है, कितना आगे देना है। तो ये काम न्यू प्रोसीजर में जो उसकी पेरेंट एजेंसी को ही करेगी। तो ये तो बात होगी आपकी लिमिट एलोकेशन की। इसके अलावा एक चीज़ और है, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। सेकंड थिंग ये कि अब आप जो एम्प्लॉइज़ और एम्प्लॉइज़ को सैलरी पेमेंट करते हैं और आशास को इंसेंटिव देते हैं, तो अब तक जो आपके बेनिफिशियरी बने हुए थे वो 9156 स्कीम में बने हुए थे वहाँ पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है चीज़ है ये प्रैक्टिकली। तो अभी तक आपके जो बेनिफिशरीज थे आपके, अगर आप चेक करोगे तो आपके जो बेनिफिशरी थे वो आप इस स्कीम में थे 9156 में एम्प्लॉय। तो सर्च, ये आपके एम्प्लॉयज़ आगे टोटल जितने भी हैं 400 एम्प्लॉयज़ आगे हैं। अब जब आप न्यू स्कीम में जाओगे तो HR57 में, तो यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉयज़
सोचोगे कि वही एम्प्लॉयज़ आ जाए इस स्कीम में, तो वो नहीं आएगा, क्योंकि बेसिकली क्या हुआ, स्कीम चेंज हो गई है। स्कीम चेंज हो गई है तो आपको दोबारा से एम्प्लॉयज़ को इस स्कीम में रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ये स्कीम में रजिस्टर कर लिए हैं, 139 एम्प्लॉयज़ को इस स्कीम में रजिस्टर कर लिए हैं। इस बेनिफिशरीज़ को रजिस्टर करने के लिए आपको आपके मेकर आईडी में ऑप्शन है मास्टर बेनिफिशरी मैनेजमेंट, ये ऑप्शन है अपलोड बेनिफिशरी डाटा। यहाँ पे एक्सेल के थ्रू टेम्पलेट है, ये HR 57 स्कीम सेलेक्ट करी मैंने यहाँ पे, ये स्कीम। उसके बाद आपको जो भी बेनिफिशरी सेलेक्ट करना है, आशा को रजिस्टर करना है, आशा आ जाएगी यहाँ पे। उसके अलावा आशा को रजिस्टर करने के बाद इसके अलावा अगर आपके एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉई यहाँ पे हैं, तो ये आपके एम्प्लॉय आ गए। टेम्पलेट्स, ये आपका टेम्पलेट डाउनलोड हो गया है यहाँ पे, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये आपका टेम्पलेट है, इसमें कुछ कॉन्फ़िगर इंस्ट्रक्शन शीट दे रखी हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है, शीट 1 में आपको डाटा एंटर करना है, शीट 1 में डाटा एंटर करना है आपको। तो यहाँ पे आपको फुल नेम, जो उसका नेम है वो एंटर करना है इसमें पहले। उसके बाद सेम नेम, उसका जो जेंडर है वो एंटर करना है, ऑफिस का एड्रेस डालना है, डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है। उसके बाद स्टेट, कंट्री और बैंक का नेम, FC कोड, अकाउंट नंबर आपको बेसिकली एंटर करना है। अभी तक आप जो यूज़ कर रहे हो उसको जैसे यूज़ कर रहे हो वैसे ही करना है, और कोई चेंजेस नहीं करने इसके अंदर। अब आई थिंक बहुत से यूज़र्स हैं जो मदर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो सेम प्रोविज़र है आप उसको एंटर करने के लिए। अब उसके बाद ये तो है एक्सेल में रजिस्टर करने का। इसका दूसरा ऑप्शन है, अगर आप नहीं करना चाहते एक्सेल थ्रू, 1 बाय 1 करना चाहते हो, तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे HR 57 और बेनिफिशियरी टाइप सेलेक्ट करोगे, अपना एम्प्लॉइज़ जो भी है जो सिलेक्ट करोगे, और यहाँ पे जो फील्ड है उसको फिलअप कर दोगे। जो मैंडेटरी फील्ड है यहाँ पे ये फील्ड है, आधार नंबर डालना मैंडेटरी है, जेंडर्स उसका और अकाउंट नंबर ये डाल के मैंडेटरी है। आपको मैं क्लियर कर देता हूँ फिर दोबारा से। NHM की सभी स्कीम्स के अंदर जो भी स्कीम चल रही हैं अभी तक, आशास, एम्प्लॉयज़, फैमिली प्लानिंग और मदर और TB पेशेंट, उनमें आधार बेस ट्रांजेक्शन करना मैंडेटरी है। हमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप अकाउंट बेस्ड ट्रांजेक्शन करना ज़रूरी है। आधार से लिंक नहीं हो रहे, अगर आधार से लिंक नहीं हो रहे हैं तो आपके पास आधार का फॉर्म है, उसको फिलअप करो, ब्रांच में सबमिट करो, और वहाँ पे जाके सबमिट करा के आधार का सीडेड करवा सकते हो। तो ये क्लियर है कि आप उसे यूज़र को कन्फ्यूज़न हो कि न्यू स्कीम है तो आधार बेस पेमेंट नहीं करनी है। मैं आपको फिर कर रहा हूँ कि आपको पेमेंट ही आधार बेस पेमेंट करनी है, कोई अकाउंट बेस पेमेंट किसी में भी अलाउड नहीं है यहाँ पे। ये बात होगी आपकी पेमेंट की। अब बात कर लेते हैं कि जब आप एक्सपेंडिचर करोगे तो न्यू कॉन्सेप्ट में तो वो कैसे चलेगा। उससे पहले आप क्या करते हो, एक कस्टमाइजेशन बनाते हो हमेशा। यहाँ पे मास्टर में जाके बल्क कस्टमाइजेशन यूजिंग एक्सेल। तो जैसे ही आप बल्क कस्टमाइजेशन HR 57 को सिलेक्ट करोगे और एक्सपेंडिचर सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, तो ये देखोगे कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास SNA फ्रीज हो रखा है। यहाँ पे पहले क्या होता है, सेल्फ का ऑप्शन पे फ्रीज होती थी, और यहाँ पे SNA में फ्रीज हो गई। बाय डिफ़ॉल्ट डेबिट अकाउंट है। यहाँ पे आपको पेमेंट मोड डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करना है। सभी को इंस्ट्रक्शन है कि डिजिटल सिग्नेचर से पेमेंट करनी है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे केसेस में होता है कि PPO जनरेट करते हैं और ब्रांच में नहीं देते हैं कि आपको। अब तो पहले तो पैसा था आपके पास, आप पैसों को जब आपके पैसा आता आप 4 दिन बाद दे दें, 5 दिन पर, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस केस में एक बार एलोकेशन में से PPA का अमाउंट डेबिट हो गया है तो उस एजेंसी को 10 दिन तक का वेट करना पड़ेगा उसका रिवर्सल के लिए, क्योंकि वो आफ्टर 10 डेज़ वो ट्रांजेक्शन एक्सपायर होती थी। DSC में क्या है कि आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप फर्स्ट लेवल पे ट्रांजेक्शन कर लो, फिर से सेकंड लेवल पे जाओगे तो पता चल जाता है कि आपको ये ट्रांजेक्शन नहीं करनी है तो आप रिजेक्ट कर सकते हो। वैसे भी आपके लिए मैंडेटरी है हरियाणा में कि आपको DSC से ही ट्रांजेक्शन करनी है, PPA अलाउड नहीं है। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मैं समझाना था कि SNA ऑप्शन एक्टिवेट रहेगा। जब ट्रांजेक्शन का एग्जीक्यूट करने जाओगे तो यहाँ पे HR एक्सपेंडिचर के ऑप्शन में जैसे आप जाओगे यहाँ पे एक्सपेंडिचर एड न्यू में जाओगे तो यहाँ पे जाके जब स्कीम को सिलेक्ट करोगे आप HR
57 को, तो देखोगे यहाँ पे जो SNA वाला ऑप्शन फ्रीज है, बाकी किसी ऑप्शन पे आप क्लिक नहीं कर सकते हो। तो इस एजेंसी की जो बैलेंस लिमिट थी 55 लाख की, वो यहाँ पे शो कर रखी है। एंटायर प्रोसीजर सेम है, कोई चेंज नहीं है प्रोसीजर में, जैसे पेमेंट करते हो वैसे ही पेमेंट कर सकते हो। एक और बात, आप सोचोगे कि वेंडर को भी क्या अब दोबारा से नई स्कीम चेंज हुई तो दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि कोई भी वेंडर दोबारा से रजिस्टर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप जो ई पेमेंट से पेमेंट करते हो बेनिफिशरीज़ को, उसके लिए आपके जो है पेमेंट पर्पस अब चेंज हो गए हैं। वो आपको ई पेमेंट में जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद पहले क्या था, सेल्फ आता था, तो अब यहाँ पे SNA अकाउंट अब रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। अगर मैं किसी मदर को पेमेंट कर रहा हूँ, या मैं ड्राफ्ट कॉपी पड़ी है मेरे पास ट्रांजेक्शन की, तो जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपके न्यू पर्पस आ गए हैं। यहाँ पे JYSHD ब्रैकेट में मदर, JYSHD मदर्स, इंस्टीट्यूशन डिलीवरी रूरल, ये अर्बन है। तो ये बाकी प्रोसीजर सेम है, कोई चेंज नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कुछ मेरा पॉइंट कोई मिस रह गया है और आपको डाउट्स है अभी भी, तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और मैं बहुत क्विकली आपको उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।